नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। पिछले एपिसोड में मैंने रेशम मार्ग की चर्चा शुरू की थी कि किस तरह चीन ने रेशम मार्ग बनाने का प्रयास शुरू किया। कई मामलों में भारत को दुनिया ने पहले जाना, चीन को बाद में। यूनान, फारस, मध्य एशिया और रोम के भारत से संबंध बनने पहले शुरू हुए। जिसे इतिहास में रेशम मार्ग कहते हैं, वह अति दुर्गम मार्ग था। हान राजाओं की तमाम कोशिशों के बाद जो उत्तरी रेशम मार्ग या गांसू कॉरिडोर बना, उससे वास्तव में कितना रेशम गया यह कहा नहीं जा सकता। अगर मानचित्र में देखें तो उस रास्ते से यूरेशियन स्टेपी के मैदानों और मध्य एशिया के रेगिस्तानों तक ही पहुंचा जा सकता है। रोम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां के कबीलों से कुछ फरगना घोड़ों का व्यापार भले हो सकता है, अन्यथा शुरुआती उत्तरी मार्ग से अधिक लाभ नहीं दिखता। तो क्या ईसा से पहले रेशम रोम पहुंचा? क्या जूलियस सीजर ने कभी रेशम के वस्त्र पहने? उस समय के रोमन विवरणों में रेशम मिलता तो है, मगर ईसा पूर्व रोम में चीन, जिसका रोमन नाम सीरस है, का खास जिक्र नहीं मिलता। संभवतः यह चीन से चलकर कई हाथों से गुजरकर आखिर रोम तक पहुंचता था। चीन की उससे कमाई कितनी होती होगी, यह साधारण अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले समझ सकते हैं। गांव से निकली चीज जब दिल्ली के चमचमाते मॉल तक पहुंचती है तो महंगी होती है, मगर गांव तक कितनी रकम पहुंचती है। दूसरी बात कि रेशम का शुरुआती रिस्पॉन्स खास नहीं रहा। एक विवरण में लिखा है कि स्त्रियां जब रेशम पहनती तो यूं लगता उन्होंने कुछ पहना ही नहीं है। यह एक अश्लील पोशाक मानी जाती, जिसे परंपरावादी अभिजात्य वर्ग द्वारा खारिज कर दिया गया। फैंसी अंतः वस्त्रों का चलन नहीं था कि सूती के अंदर या रात्रि में पहन लिया जाए। कुछ विवरण रेशम को एक कागज की तरह उपयोग करने के भी हैं, जिसमें संदेश लिखकर भेजे जाते, लेकिन यह कोई बड़ी डिमांड की बात नहीं लगती। उससे कहीं अधिक मांग भारत के कच्चे मसालों की थी और रोमन सिक्के भारत आने शुरू हो गए थे। यह कहा जा सकता है कि मसाला मार्ग, जिसे स्पाइस रूट कहते हैं, उसमें व्यापार पहले विकसित हुआ और रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट में देर से हुआ। क्या यह भी मान लिया जाए कि भारत पहले समृद्ध हुआ, चीन बाद में हुआ? द सिल्क रूट्स पुस्तक में एक संगम काल की तमिल कविता उद्धृत है। विशाल सुंदर जहाज पेरियार में सफेद झाग लाते हुए आते, काली मिर्च लेकर जाते, समुद्र की लहरों का अविरल संगीत यहां आगंतुकों को महाराज रत्न देकर विदा करते। अगर व्यापार भारत, पश्चिम एशिया और फारस में हो रहा था तो चीन क्या कर रहा था? चीन ने कई सदियां अपने को संगठित और व्यवस्थित करने में लगाई। जियोंगनू से एक सदी से अधिक तक लड़ते हुए बीच से एक कॉरिडोर बनाकर उनको विभाजित कर दिया, अपनी सीमाओं को दीवार बनाकर सुरक्षित किया। हालांकि उत्तर यानी वर्तमान मंगोलिया में जियोंगनू कबीले मौजूद रहे। कुछ मान्यताएं उन्हीं की शाखाओं को हुणों से जोड़ती है। हुण से रिश्ते पर तो शंका है, मगर भविष्य में उनकी पीढ़ियां शक्तिशाली मंगोल बनकर अवश्य संगठित हुई। बाकी दुनिया से एक बड़ा अंतर यह है कि चीन ने पक्के सामंतवादी के बजाय अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन तैयार किया। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने अपनी पुस्तक में पहली ईस्वी के चीन का विवरण कुछ यूं लिखा है। कुल 5.76 करोड़ जनसंख्या में 1.2 करोड़ परिवार थे। 5 परिवारों को मिलाकर एक इकाई और ऐसे कुछ इकाइयों को मिलाकर एक मुखिया होता। ऐसे ग्रामों को मिलाकर एक प्रखंड बनता, जिसका एक अधिकारी होता। ऐसे प्रखंडों को मिलाकर जिला बनते और ऐसे जिलों को मिलाकर एक प्रांत बनता, जिसके प्रशासक नियुक्त होते। पूरे चीन में कुल 1,30,000 अफसर थे, जिनकी नियुक्ति भिन्न भिन्न मापदंडों से की जाती। गांसू कॉरिडोर से गुजरने के लिए एक वीसा का भी प्रबंध था, जिसमें यह दर्ज किया जाता कि जितने भी व्यापारी और अन्य लोग
इस रास्ते चीन से बाहर गए वे पूरे के पूरे लौट कर आए या नहीं आए। बाद में बीच बीच में डाकघर भी बनाए गए जिससे मीलों दूर से चिट्ठियां एक व्यक्ति ना आए बल्कि यह डाकघरों के माध्यम से पहुंच जाए। अपनी एक मुद्रा और मानक कैलेंडर तैयार की। कन्फ्यूशियस की शिक्षा को ग्रंथबद्ध किया गया। चीन ने रेशम मार्ग और व्यापार में वक्त लगाया लेकिन उसके पहले अपना सिस्टम दुरुस्त कर लिया। भारत के संदर्भ में इकबाल की पंक्तियां हैं, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। वहीं जॉन की चीन के लिए लिखते हैं, फारस, यूनान, रोम या भारत में साम्राज्य बनते बिगड़ते रहे, चीन में साम्राज्य कायम रहा, राजवंश बदलते रहे। आगे इतिहास में देखते हैं कि वाकई क्या कायम रहा या हान साम्राज्य बंटकर दो फांक हो गया। बाकी देशों में युद्ध होते, चीन में तो आकाशवाणी से राजवंश बदल जाते थे, जैसा मैंने पहले कहा है। 1 ईस्वी तक हान वंश के शासन के 200 वर्ष हो चुके थे जब आकाशवाणियां आने लगी। उस कालखंड के इतिहासकार हांशु ने लिखा है, आग, उल्का, तूफान, ग्रहण, बाढ़, भूकंप, हत्याएं होने लगी। पिछले 3 राजा संतानहीन रहे थे जो अपने आप में एक अपशकुन माना जाता था। किसी भतीजे या दूर के रिश्तों में सबसे नाकाबिल व्यक्ति चुनकर राजा बना दिया जाता ताकि महारानी और मंत्रियों का सिक्का चलता रहे। ईसा से पूर्व आखिरी राजा आई के समलैंगिक होने की चर्चा के बाद रहस्यमय मृत्यु हो गई या हत्या हो गई। हान परिवार के एक 8 वर्ष के बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया गया। आकाशवाणियां तो सिर्फ आवरण है। अनुमान लगते हैं कि यह एक षड्यंत्र था, वांग मांग का षड्यंत्र। वांग मांग चीन इतिहास का ऐसा चरित्र है जिसे उस काल के इतिहासकार क्रूर और शातिर बताते हैं, जबकि कुछ पश्चिमी इतिहासकार उसे समाजवादी और दूरदर्शी बताते हैं। एक कुलीन परिवार के व्यक्ति वांग मांग ने पहले सेनापति पद हासिल किया, उसके बाद महारानी और मंत्रियों से साठगांठ कर वह जो बालक राजा पिंग था उसका प्रतिनिधि या रिजेंट नियुक्त हुआ। जब वह राजा 13 वर्ष का हुआ और गद्दी संभालने के काबिल होने लगा, वांग मांग ने धोखे से जहर खिला दिया। हान वंश खत्म। लेकिन जनता कैसे मानती? आकाशवाणी तो हुई नहीं, फिर राज कैसे बदले? हान परिवार में एक नवजात उत्तराधिकारी ढूंढा गया जो अभी पालने में ही था, उसे राजा बनाया गया। वर्तमान राजधानी बीजिंग से 1000 किलोमीटर पश्चिम हान राजधानी शांगान में जनता को आमंत्रित किया गया और वहां एक कुशल वक्ता वांग मांग ने उनको संबोधित करते हुए कहा, हान राज्य के नागरिकों, पिछले कई वर्षों से आप सभी एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक सेनापति और प्रतिनिधि के तौर पर भ्रमण करते हुए मैंने आपकी मार्मिक स्थिति देखी है। कई किसानों के पास जमीन नहीं है, वे भाड़े पर मजदूरी कर रहे हैं। कई भूखे प्यासे दम तोड़ रहे हैं। कई के पास घर नहीं है, भटक रहे हैं। हमारे अधिकारी यह सब देखकर भी अनजान बन रहे हैं। मैंने इतने वर्ष हान राजवंश की सेवा की है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी यह हालत उनके परिवार ने ही की है। धीरे धीरे उन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। क्या यह सत्य नहीं है? जनता हुंकार भरकर समर्थन करती है। हमारे नए राजा अभी जन्मे ही हैं, वह बैठकर आपको सुन भी नहीं सकते। ऐसे समय में इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उनको सौंपने से हमारी समस्या बढ़ जाएगी। मेरे पास अधिकार हैं, किंतु मैं राजा तो नहीं। मुझे हान नियमों से ही चलना होगा जो अब पुराने हो चुके हैं। कल शाम ही मुझे एक बंद डब्बे में आदेश पत्र मिला, जिसे देखकर मैं चौंक गया। इस पर हमारे दिवंगत प्रथम राजा ल्यू की मुहर है। यह आदेश इस जमीन से नहीं बल्कि आकाश से हमारे पूर्वज ने भेजा है। मैं चाहूंगा कि अब झांग इसे पढ़कर सुनाए। इतिहासकार होन्सू के अनुसार आई झांग एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसने नकली मुहर बना दी थी। अब झांग ने जनता के समक्ष पढ़ते हुए कहा, मेरा यह आदेश है कि अब इस राज्य की जिम्मेदारी सबसे समर्पित और काबिल व्यक्ति वांग मांग को सौंप दी जाए।
इस आकाशवाणी के बाद हान वंश का औपचारिक अंत हो गया। वांग मांग ने कहा, आप सभी के साथ प्राचीन हान को हम त्यागते हैं। मैं राज्य में झिन वंश की स्थापना करता हूं। हम सभी साथ मिलकर इस राज्य को महान बनाएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि अमीर परिवारों से जमीनें लेकर आप सभी में बराबर बांटी जाएगी। जनता ने खुश होकर वांग मांग के नारे लगाए। राजधानी झूम उठी। कुछ वर्षों बाद वे सभी इसी स्थान पर वांग मांग का गला काटने वाले थे। हम लोग सोचते हैं कि कम्युनिस्टों ने अपना रंग लाल ही क्यों चुना। बाकियों ने इसलिए चुना क्योंकि रूस ने चुना। रूसी क्रांति से पहले मात्र 3 दिनों के लिए मार्क्सवादियों ने पेरिस कब्जा किया था, जिसे पेरिस कम्यून कहते हैं, जो मार्च 1871 की बात है। वहां लाल झंडा फहराया गया। संभवतः वह इसे रक्त के रंग से जोड़ते हैं। लेकिन इतिहास में पहली जनता क्रांति कौन सी हुई जहां लाल रंग प्रयोग हुआ? क्या चीन में लाल सेना सदियों पहले भी बनी थी, जो इतिहास में गुम हो गई? वांग मांग ने जब हान वंश का अंत कर नए चीन की शुरुआत की तो यह सफर आसान नहीं था। समाजवाद की अपनी तकनीकी समस्याएं हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि अमीरों की जमीन छीनकर गरीबों में बराबर बांट दी जाएगी। यह कहना जितना आसान था, 1 करोड़ चीनी परिवारों में बराबर बांटना उतना ही कठिन। चाहे यह हिंसा से हड़प कर किया जाए, सत्ता के आदेश से किया जाए, या स्वेच्छा से किया जाए, या भूदान से किया जाए, हर मॉडल फेल हुआ है। प्राचीन काल के झाओ वंश के समय एक प्रथा थी, जिंग तियानजी। इसके अंतर्गत बराबर जमीनें बांटी गई थी और किसी भी खरीद बिक्री पर पाबंदी थी। लेकिन उसके बाद तो राज परिवार के लोगों ने ही जमीन हथियानी शुरू कर दी और कर्ज में डूबे किसान अपनी जमीन बेचने लगे। जनसंख्या बढ़ने लगी और उपजाऊ जमीनें सीमित थी। जब वांग मांग ने वापस यह प्रथा चालू की तो पहले जमीनों के मालिक भड़के। उनमें अधिकांश हान राज परिवार से थे, जिनका 200 वर्ष शासन रहा था। उन्होंने अपनी सेना बना ली और जमीन अधिग्रहण में अड़ंगा लगा दिया। जब यह वादा पूरा नहीं हो सका तो किसान भड़कने लगे। उन्होंने अपनी विद्रोही सेनाएं बनानी शुरू कर दी। उन्होंने चीन के लुलिन पहाड़ पर 10,000 भूखे किसानों को भड़काकर इकट्ठा किया और कहा, जब तक हमें जमीनें नहीं मिल जाती हम सरकार को कर नहीं देंगे, यानी टैक्स नहीं देंगे जब तक उनको लैंड नहीं मिल जाता। एक तीसरा समूह बना जिसकी तुलना नक्सलवाद से की जा सकती है। उन्होंने उन बेगार मजदूरों को जमा किया जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी। उनके नेता फान चोंग ने 18 ईस्वी में कहा, यह राजा और इसकी सेना हमें जमीन नहीं दिला सकती। हमें यह जमीन खुद छीननी होगी। हम अमीर मालिकों पर हमला करेंगे और जरूरत पड़े तो उनकी हत्या कर उनकी जमीन छीन लेंगे। हमें अपना एक चिन्ह बनाना होगा ताकि हम अपने लोगों की पहचान कर सकें। इसका सबसे आसान तरीका है कि हम अपनी भौहें और मस्तक लाल रंग से रंग लें। हम कहलाएंगे चिमई। चिमई का मतलब लाल भौहें। इन तीनों से लड़ना वांग मांग के लिए असंभव हो रहा था। शाही सेना हर तरफ हार रही थी। आश्चर्य यह कि इस विद्रोह से परे राजा किसी स्वप्न में जी रहा था। वह अपना समय अध्ययन कक्ष में कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं के साथ बिताता और नए आदेश निकालता कि कैसे राज्य को नैतिक मार्ग पर लाया जाए। उसे लगता था कि शिक्षा से जनता अपने आप शांत हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अप्रत्याशित रूप से हान राज परिवार के जमींदार और माउंट लुलिन के किसान सेना ने हाथ मिला लिया। उन्होंने हान वंश की पुनः स्थापना का मसौदा बनाया और पूर्वी चीन में अपनी नई राजधानी लुओयांग बना ली। चीन अब 2 टुकड़ों में बंट चुका था। वहीं लाल भौहों वाली सेना सीधे वांग मांग की राजधानी शांगान की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में वह शाही भवन और कार्यालय जलाती हुई आगे बढ़ रही थी। 4 अक्टूबर 23 ईस्वी को बाकी सेनाएं भी राजमहल पहुंच गई और उसमें आग लगा दी गई। इतिहासकार होन्शु यहां वांग मांग की छवि रोमन राजा नीरो से मिलती जुलती बनाते हैं। उन्होंने लिखा कि जब महल जलाया जा रहा था, वांग मांग निश्चिंत होकर अध्ययन कक्ष में विमर्श कर रहे थे। वह थोड़ी देर में मुंडेर पर आकर विद्रोही सेना को देखने लगे। वांग मांग को नीचे घसीट कर लाया गया और सर धड़ से अलग कर दिया गया।
हद तो यह कि तीनों सेनाएं इस बात पर लड़ने लगी कि वांग मांग का सर कौन लेकर जाएगा, और इस लड़ाई में भी लोग मारे जा रहे थे। इस तरह झिन वंश का पहला और अंतिम राजा मारा गया। अगले कई वर्षों तक सत्ता संघर्ष चलता रहा। लगभग 7 वर्षों बाद पूरब की नई राजधानी लुओयांग में हान वंश पुनः स्थापित हुआ। इस कारण वांग मांग से पहले का चीन पश्चिमी हान वंश कहलाता है और बाद का चीन पूर्वी हान वंश कहलाता है। अब चीन का भविष्य इस पर निर्भर था कि वे अपने जीवन में किन आदर्शों पर चलते हैं, कन्फ्यूशियस के आदर्श पर, ताओ के आदर्श पर, या आदर्श कहीं और से इंपोर्ट होने वाले थे। होन्शु उसी कालखंड में मध्य एशिया की एक घटना लिखते हैं। गुइशांग के राजा तिलक अंक्षी, गाओफू, पूदा और जिबिन को जीतते हुए पूरब की ओर बढ़ रहे थे। मैं यहां बता दूं कि क्या कहना चाह रहे थे वो। बेसिकली जो राजा तिलक है वो काबुल, गांधार इन सब को जीतते हुए पूरब की ओर बढ़ रहे थे। गुइशांग का यूनानी नाम है कुशानो। भारत आकर वे कहलाए कुषाण। तो यहां मैंने एक तरह से भारत और चीन को जोड़ने की कोशिश की है कि किस तरह से कुषाण जब भारत आ रहे थे तो उससे एक तरह का संपर्क बनना शुरू हुआ। बुद्ध के 42 सूत्र जो कश्यप मातंग ने लिखा है उसमें है, हे भिक्षुओं, तुम्हें उस बैल की तरह नहीं चलना जो पहियों से बंधा होता है। उसका शरीर चल रहा होता है किंतु उसका हृदय साथ नहीं होता है। जब तुम्हारे हृदय के साथ शरीर चलेगा तो तुम्हें कोई पीड़ा, कोई भार नहीं महसूस होगी। चीन में बौद्ध धर्म कब आया यह स्पष्ट नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में जो आरंभिक विवरण है उनका पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। हान वंश के इतिहासकारों ने जो दर्ज किया और जो बौद्ध मान्यताएं हैं उनमें अंतर है। यह मिलान करना और भी कठिन है कि भारत में मौर्य वंश के पतन के बाद बौद्ध धर्म की क्या स्थितियां रही। चीन जैसे राज्य में जहां की भाषा भिन्न हो, संस्कृति भिन्न हो, जनसंख्या विस्तृत हो, वहां यह कोई एक झटके में हुई घटना नहीं होगी कि फला ईस्वी में बौद्ध आ गए और फला ईस्वी में स्थापित हो गए। यह एक लंबी सतत प्रक्रिया थी। मैं कुछ कड़ियां जोड़ने का प्रयास करता हूं। बौद्ध मान्यता है कि राजा मिंग ने स्वप्न में एक सोने के विशाल व्यक्ति की छवि देखी। जब अपने सलाहकारों से पूछा तो उन्होंने कहा, पश्चिम की तरफ एक देवता है फो यानी बुद्ध। उसका शरीर सोने की तरह चमकता है और वह 16 ची यानी 12 फीट लंबा है। राजा ने आदेश दिया कि उनके शिष्यों को बुलाया जाए। कुछ दिनों बाद सफेद घोड़ों पर सवार होकर 2 बौद्ध भिक्षु कश्यप और धर्मरत्न उनके दरबार में आए। उन्होंने चीनी भाषा सीखकर 42 सूत्रों का अनुवाद किया। ये सूत्र सार्वजनिक हैं और अधिकतम 4 पन्नों में समेटे जा सकते हैं। यह बात बहुत अविश्वसनीय नहीं लगती कि भारत से 4 पन्ने का ज्ञान चीन चला गया। लुओयांग में उनके स्मारक आदि भी हैं। इस घटना के अतिरिक्त उस कालखंड के हांसू इतिहास में भारत विषयक एक चीज दर्ज है। उस राज्य को ज्वंदु कहते हैं, यानी सिंधु या हिंदू हो सकता है, ज्वंदु कहते हैं। इनकी जीवन शैली युएझी से मिलती है, युएझी यानी कुषाण से मिलती है। लेकिन यह क्षेत्र गर्म और आर्द्र होता जाता है। ये बौद्ध जीवन शैली अपनाते हैं, ये रक्त नहीं बहाते, ये युद्ध नहीं करते। ज्वंदु में कई अन्य नगर हैं और कई राजा हैं। उनके व्यवहार भिन्न हो सकते हैं लेकिन सभी कहलाते ज्वंदु हैं। अब उन पर युएझी यानी कुषाण का शासन फैल रहा है। युएझी ने उनके राजाओं को मारकर अपने प्रतिनिधि बिठाने शुरू कर दिए हैं। इस राज्य में हाथी, गैंडे, कछुए, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा होता है। यहाँ दाचिन यानी रोम से आई चीजें मिल जाती है। यहाँ सुंदर सूती कपड़े, ऊनी कालीन, इत्र, मीठे खाद्य, काली मिर्च, अदरक, काला नमक मिलता है। तो यह भारत के बारे में उनका कहना था। 4वीं सदी के तो इतिहासकार फान ये कुछ यूं लिखते हैं,
दरअसल यह राज्य चीन से भी विशाल है, यानी भारत। यह सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि कई ऋतुओं वाला है। यहाँ अनेक विद्वान और संत बसा करते हैं जिनमें आश्चर्यजनक शक्तियां हैं। मैं झूठे दावे क्यों करूं? मुझे पश्चाताप है कि बौद्ध विचार आने के बाद बंद डब्बे में चले गए। वे बहुत बाद में खुले। पहले हमारे चू प्रांत में बलि प्रथा बंद हुई और लोगों ने स्वयं को कष्ट देकर व्रत करना शुरू किया। आखिर राजा हुआन ने एक बुद्ध की मूर्ति स्थापित की। इन विवरणों से यह लगता है कि हान वंश के आखिरी वर्षों में बुद्ध की शिक्षाओं का दस्तावेजीकरण होने लगा था। मगर भेज कौन रहा था? अशोक के बाद बौद्ध पंथ का विस्तार करने वाला हुआ कौन? इतने वर्षों तक चीन भारत से लगभग अनजान रहा, तो पहली सदी से यह आवाजाही कैसे बढ़ने लगी? संभवतः यह लिंक तब संभव हुआ जब चीन के पुराने पड़ोसी रहे युएझी वंशज भटकते हुए मध्य एशिया और उसके बाद भारत आने शुरू हुए। वे भारत में कुषाण कहलाए और जैसे जैसे उत्तर भारत में पसरे उन्होंने यहाँ की संस्कृति और भाषा अपनानी शुरू की। कुषाण राजा कनिष्क जो 127 से 150 ईस्वी तक थे, उनका कालखंड चीन में बौद्ध धर्म के प्रवेश से मेल खाता है। कई वर्षों तक कनिष्क और उनके गुरु अश्वघोष किसी मिथक की तरह लगते रहे। ह्वेनसांग ने लिखा कि कनिष्क का बनाया 600 फीट ऊंचा दूर से चमकता स्तूप देखा। फाहयान ने तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ही कह दिया था। ब्रिटिशों ने पहले इसे खारिज कर दिया क्योंकि बताए स्थान पर ऐसा कोई स्तूप नहीं था। आखिर एक अमेरिकी व्यक्ति डेविड स्पूनर बनारस में संस्कृत शिक्षा लेने आए। उन्होंने धीरे धीरे बौद्ध स्थलों को ढूंढना शुरू किया। नालंदा में ढूंढा, पटना के कुम्हरार में ढूंढा, वैशाली में ढूंढा। उनके छोटे से जीवन की सबसे बड़ी खोज रही पेशावर में कनिष्क के नाम पर बना वह स्तूप। यह मिथक सत्य निकला। फिर तो संभव है यह विवरण भी सत्य हो कि कनिष्क ने चीन की सेना को हराकर उनकी राजकुमारी से विवाह किया था और भारत और चीन के बीच पहला राजसी विवाह संबंध भी हुआ था। आगे बात करेंगे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों की अगले एपिसोड में।